प्लांट ब्रीडिंग का नेक्स्ट लेक्चर है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन क्रॉप प्लांट्स। तो फसली पौधों में जनन की कौन कौन सी विधियां हैं वो इस लेक्चर में हम देखेंगे। सबसे पहले जनन की विधियों यानी कि मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात अगर अपने करें तो पौधा जो है वो किस विधि के द्वारा जनन कर रहा है उससे यह निर्धारित होता है कि उस पौधे का आनुवंशिक संगठन किस प्रकार का होगा। अब जो फसली पौधे हैं वो दो प्रकार से जनन कर सकते हैं, दो प्रकार का जनन व्यवहार ये प्रदर्शित करते हैं। पहला है अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। क्वेश्चन देखो किस तरह से आया हुआ है। प्रजनन विधियों के आधार पर पौधों को कितने मुख्य समूहों में बांटा गया है? तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा दो मुख्य समूहों के अंदर बांटा गया है, तो दो आंसर आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखो ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन है जनन प्रक्रिया पौधों में आनुवंशिक संरचना निर्धारित करती है। बिल्कुल सही बात है, अभी मैंने आपको बताया, तो इसमें आंसर आ जाएगा ट्रू। उसके बाद कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर अपने बात करें तो अगर हम किसी जनक पौधे से उसके कायिक भाग को ले लें, कायिक भाग का मतलब जैसे जड़ ले सकते हैं, तना ले सकते हैं या पत्ती ले सकते हैं, तो उस कायिक भाग के उपयोग से अगर हम नए संतति पौधे विकसित करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग कायिक जनन कहते हैं। तो इसमें उदाहरण आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे राइजोम या प्रकंद, जैसे कि अदरक के अंदर होता है और हल्दी के अंदर होता है, ठीक है। इसके अलावा ट्यूबर यानी कि कंद आलू या पोटैटो के अंदर होता है। उसी तरह से बल्ब की बात कर लेते हैं तो ये बल्ब हमें प्याज के अंदर और लहसुन के अंदर देखने को मिलता है। और इसके अलावा कौरम या घनकंद की बात करें तो ये अरबी के अंदर हमें देखने को मिलता है। जो प्रकंद है ये तने का रूपांतरण है, कंद जो है ये भी तने का रूपांतरण है, बल्ब जो है ये पत्तियों का रूपांतरण है। क्वेश्चन देखो वनस्पतिक जनन के ऊपर 2 नंबर की परिभाषा पूछी हुई है, तो ये परिभाषा आपको दे देनी है। कायिक प्रजनन के ऊपर 2 नंबर की परिभाषा पूछी हुई है, तो ये परिभाषा आपको बता देनी है। उसके बाद एपोमिक्सिस या असंग जनन की बात करते हैं तो नॉर्मली या सामान्य रूप से जो भ्रूण व बीज हैं वो कैसे बनते हैं? लैंगिक जनन के द्वारा बनते हैं। और लैंगिक जनन में क्या होता है? निषेचन होता है। लेकिन अगर भ्रूण व बीज का निर्माण बिना निषेचन के हो रहा हो तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं एपोमिक्सिस या असंग जनन। अब ये जो असंग जनन है ये दो प्रकार का होता है, ओब्लिगेट यानी कि अविकल्पी असंग जनन और दूसरा होता है फैकल्टेटिव यानी कि विकल्पी असंग जनन। सबसे पहले अविकल्पी असंग जनन यानी कि ओब्लिगेट एपोमिक्सिस की बात करें तो कुछ ऐसी पादप जातियां होती हैं जिनमें जनन केवल और केवल असंग जनन के द्वारा ही होता है, तो ऐसा जो असंग जनन है उसको अविकल्पी कहा जाता है। दूसरा देखो फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस या विकल्पी असंग जनन। तो कुछ जातियां पादपों के अंदर ऐसी होती हैं जिनमें असंग जनन होता ही होता है लेकिन उसके साथ साथ लैंगिक जनन भी देखने को मिलता है। तो लैंगिक जनन और असंग जनन दोनों जो हैं वो पादप जातियों में देखने को मिलते हैं, तो ऐसी जो एपोमिक्सिस है उसको विकल्पी कहा जाता है। और क्वेश्चन देखो किस तरह से आया हुआ है। असंग जनन पे 2 नंबर की परिभाषा पूछी हुई है, तो परिभाषा आपको बता देनी है। दूसरा देखो फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस में लैंगिक प्रजनन अनुपस्थित होता है। गलत बात है, अभी मैंने आपको बताया कि फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस में असंग जनन व लैंगिक जनन दोनों होते हैं, तो आंसर इसमें आ जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट देखो लैंगिक जनन या एम्फीमिक्सिस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एम्फीमिक्सिस। अब यहाँ पे देखो एम्फी का मतलब होता है दोनों, मिक्सिस का मतलब होता है निषेचन। तो दोनों के दोनों जो युग्मक हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, उनका आपस में युग्मन होता है, संलयन होता है यानी निषेचन होता है, ठीक है, और फिर जनन होता है। तो यहाँ पर भ्रूण व बीज का जो निर्माण है वो कैसे होगा? नर व मादा युग्मकों के संलयन से होगा या युग्मन से होगा, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। तो यहाँ पर निषेचन होने से भ्रूण व बीज का निर्माण हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लैंगिक जनन या एम्फीमिक्सिस। अब 2 प्रकार के बीजाणु बनते हैं लैंगिक जनन के अंदर, एक तो लघु बीजाणु और दूसरा गुरु बीजाणु। लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहा जाता है और गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहा जाता है। अब इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या बोलेंगे? तो दोनों यानी लघु बीजाणु व गुरु बीजाणु, इन दोनों के निर्माण की प्रक्रिया को सम्मिलित रूप से हम लोग बोलेंगे बीजाणु जनन। क्वेश्चन देखो किस तरह से आया हुआ है। लैंगिक प्रजनन में नर व मादा गैमेट्स के युग्मन की आवश्यकता नहीं होती है। गलत बात है, फॉल्स इसमें आंसर आ जाएगा। नर व मादा युग्मकों का युग्मन होता है जिसे निषेचन कहते हैं, तभी लैंगिक प्रजनन हो सकता है, तो इसमें आंसर आ जाएगा फॉल्स। दूसरा देखो लघु बीजाणु व दीर्घ बीजाणु उत्पादन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा बीजाणु जनन कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन। अब मैं आपको बताऊं कि जो परागकण होता है उसके अंदर दो नर केंद्रक होते हैं। उनमें से जो एक नर केंद्रक है वो तो अंड कोशिका के साथ युग्मन करता है या संलयन करता है, जिससे द्विगुणित जाइगोट बनता है। इसे बोलते हैं प्रथम निषेचन। उसके बाद जो दूसरा नर केंद्रक होता है वो दो ध्रुवीय केंद्रकों के साथ संलयन या युग्मन करता है, जिससे त्रिगुणित पैन या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, या इसको बोल देते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है। और इस प्रक्रिया को बोलते हैं द्वितीय निषेचन। तो यहाँ पर देख सकते हो दो निषेचन हो रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन। इसको डायग्राम से हम लोग समझ सकते हैं। एक नर केंद्रक अंड कोशिका से युग्मन या संलयन कर रहा है, जिससे युग्मनज बन रहा है द्विगुणित। इसे बोलते हैं निषेचन प्रथम। दूसरा देखो, दूसरा नर केंद्रक जो है वो दो ध्रुवीय केंद्रकों के साथ युग्मन या संलयन कर रहा है, जिससे एक त्रिगुणित पैन बन रहा है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। इसे बोलते हैं निषेचन सेकंड। तो दो तरह के दो निषेचन जो हैं, जो फसली पौधे हैं जितने भी उनमें होते हैं, इसलिए इसको द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। अब जो युग्मनज बना है द्विगुणित, जो जाइगोट बना है, और साथ में जो पैन बना है त्रिगुणित, इनका आगे भविष्य क्या है? तो युग्मनज या जाइगोट जो होता है द्विगुणित, उसमें लगातार समसूत्री विभाजन होते हैं और एक बहुकोशिकीय संरचना का निर्माण हो जाता है, जिसे भ्रूण कहा जाता है। तो भ्रूण के अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं वो द्विगुणित होंगी। पैन की बात करें तो पैन में लगातार समसूत्री विभाजन होने से एक बहुकेंद्रकीय संरचना का निर्माण होता है, जिसे भ्रूणपोष कहा जाता है। अब इस भ्रूणपोष का काम क्या है? ये दोनों के दोनों भ्रूणपोष और भ्रूण कहाँ होते हैं? बीज के अंदर होते हैं। तो भ्रूणपोष का काम क्या है? जो भ्रूण उपस्थित है बीज के अंदर, उसको पोषण प्रदान करना, ताकि जो भ्रूण है वो लंबे समय तक जीवित रह सके। अब इस पे क्वेश्चन देखो किस तरह से आया हुआ है। द्विनिषेचन में 2 नंबर की परिभाषा आपसे पूछी हुई है द्विनिषेचन की, तो ये आपको लिख देनी है। उसके बाद एपोस्पोरी या अपबीजाणुकता क्या होती है? तो एपोस्पोरी या अपबीजाणुकता ये असंग जनन का ही एक प्रकार है। यहाँ पे अप का मतलब होता है अनुपस्थित, बीजाणुकता मतलब गुरु बीजाणु। यहाँ पे गुरु बीजाणु का निर्माण नहीं होता है। गुरु बीजाणु का काम क्या है? गुरु बीजाणु का काम होता है भ्रूणकोश का निर्माण करना। गुरु बीजाणु बनता कैसे है? अर्धसूत्री विभाजन से बनता है। अब यहाँ पे गुरु बीजाणु बन ही नहीं रहा, इसका मतलब अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं हो रहा, लेकिन भ्रूणकोश तो फिर भी बन रहा है। तो भ्रूणकोश फिर कहाँ से बनेगा? भ्रूणकोश का जो विकास है वो बीजांड की किसी कायिक कोशिका से होगा। अब ये कायिक कोशिका कौन सी हो सकती है? या तो अध्यावरण हो सकता है, या फिर बीजांड काय, या फिर निभाग हो सकता है। तो इन तीनों में से किसी भी एक कायिक कोशिका से भ्रूणकोश का विकास हो जाता है। अब ये जो विकास है वो बिना अर्धसूत्री विभाजन के हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भ्रूणकोश जो बनेगा उसकी सभी कोशिकाएं और केंद्रक द्विगुणित होंगे, ना कि अर्धगुणित। इसमें एक उदाहरण आपको ध्यान में रखना है, क्रैपिस। यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम के अंदर, अध्यावरण जो कि द्विगुणित है, या फिर बीजांडकाय जो कि द्विगुणित है, या फिर निभाग जो कि द्विगुणित है। इन तीनों में से किसी भी एक उत्तक की कोशिका से समसूत्री विभाजन के द्वारा भ्रूणकोश का निर्माण हो जाता है। इस भ्रूणकोश के अंदर एक सहायक कोशिकाएं होती हैं, दो, जो कि द्विगुणित होती हैं। एक अंड कोशिका होती है जो कि द्विगुणित है। दो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं जो कि कैसे हैं? द्विगुणित हैं। और 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं जो कि द्विगुणित हैं। अब सहायक कोशिका, अंड कोशिका या प्रतिमुखी कोशिका, इन तीनों में से किसी भी एक कोशिका से समसूत्री विभाजन के द्वारा द्विगुणित भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तो अपबीजाणुकता या एपोस्पोरी के ऊपर 2 नंबर की परिभाषा आपसे पूछी हुई है, तो ये परिभाषा आपको लिख देनी है। उसके बाद पार्थिनोजेनेसिस या अनिषेक जनन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो यह भी असंग जनन का एक प्रकार है। तो यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, इसका मतलब जो भ्रूणकोश की जितनी भी कोशिकाएं हैं वो सारी की सारी कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। अब भ्रूण का जो विकास है वो कौन सी कोशिका से हो रहा है? यहाँ पर अगर भ्रूण का विकास अंड कोशिका से हो रहा है तो इसे हम लोग बोलते हैं अनिषेक जनन या पार्थिनोजेनेसिस। इसमें एक उदाहरण आपको ध्यान में रखना है, टेराक्जेकम या घास। यहाँ पे डायग्राम के अंदर देख सकते हो ये भ्रूणकोश है। तो भ्रूणकोश की जितनी भी कोशिकाएं और केंद्रक हैं वो सारे के सारे कैसे हैं? द्विगुणित हैं। अब अगर अंड कोशिका से जो कि द्विगुणित है समसूत्री विभाजन के द्वारा भ्रूण का विकास हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अनिषेक जनन या
पार्थिनोजेनेसिस। तो पार्थिनोजेनेसिस या अनिषेक जनन के ऊपर 2 नंबर की परिभाषा इन्होंने पूछी हुई है, तो ये परिभाषा आपको बता देनी है। उसके बाद अपयुग्मन या एपोगैमी। अप का मतलब होता है बिना और या अनुपस्थित, युग्मन का मतलब होता है युग्मक। अब यहाँ पे युग्मक जो है वो भ्रूण के निर्माण में भाग नहीं लेंगे। यहाँ पर भ्रूण का जो विकास है वो किससे होगा, प्रतिमुखी कोशिका या सहायक कोशिका से होगा। तो अपयुग्मन या एपोगैमी भी असंग जनन का ही एक प्रकार है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भ्रूणकोश की सभी कोशिकाएं और केंद्रक द्विगुणित होते हैं। भ्रूण का विकास किससे होगा, प्रतिमुखी कोशिका या सहायक कोशिका से होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे अपयुग्मन या एपोगैमी। उदाहरण इसमें ध्यान में रखना है एक प्याज। तो यहाँ पे देख सकते हो ये भ्रूणकोश है जिसकी सभी कोशिकाएं और केंद्रक क्या हैं, द्विगुणित हैं। तो अगर अंड कोशिका को छोड़कर भ्रूण का विकास सहायक कोशिका या प्रतिमुखी कोशिका से होता है तो इसको हम लोग बोलेंगे अपयुग्मन या एपोगैमी। क्वेश्चन देखो किस तरह से आया हुआ है, जब भ्रूण का विकास प्रतिमुखी अथवा सहायक कोशिकाओं से होता है तो इसे कहते हैं, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा अपयुग्मन यानी एपोगैमी। तो दूसरा आंसर इसमें आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब भ्रूण का विकास प्रतिमुखी अथवा सहायक कोशिका से होता है तो इसे कहते हैं, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा अपयुग्मन या एपोगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ट्रू फॉल्स में, एपोमिक्सिस F1 की अगली संतति में जीन का अलगाव रोकती है। बिल्कुल सही बात है। एपोमिक्सिस या असंग जनन में जो संतति पौधे बनते हैं वो अपने जनक पौधों के क्लोन्स होते हैं। इसका मतलब जो जीन प्रारूप है संतति पौधों का वो अपने जनक पौधों के 100% समान होगा। 100% समान होने का मतलब ये है कि लैंगिक जनन या हम कह सकते हैं अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो रहा। और जीनों का अलगाव कहाँ पर होता है या जीनों का जो पृथक्करण है वो कहाँ पर होता है, अर्धसूत्री विभाजन के अंदर होता है, जबकि यहाँ पर तो अर्धसूत्री विभाजन हो ही नहीं रहा। इसका मतलब F1 पीढ़ी से आगे वाली जितनी भी पीढ़ियां होंगी उन सभी में जीनों का अलगाव नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर इसमें आ जाएगा ट्रू।